Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 15th of February 2025. तो गाइज आज है तारीख 15 फरवरी 2025 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ताइवान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। बट थंबनेल वाले आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले दोस्तों आज के न्यूज़पेपर का फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें काम की होने वाली हैं आज के सेशन से। देखिए, जो भी लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन सबको पता है कि सैटरडे में क्या होता है, एडिटोरियल कम पब्लिश होते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता नहीं है। कुल मिला के बात यह है आज आर्टिकल बहुत कम है। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए अब थंबनेल वाले टॉपिक को अगर देखोगे तो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, उसको अभी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। लेकिन न्यूज़पेपर में आज फ्रंट पेज पर सबसे पहली खबर बहुत काम की है। ये जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम इंडिया और अमेरिका के संबंध को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी यूएसए की विजिट पर हैं, जहां पे बात ये हो रही है इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर अपने बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक दोगुना कर सकते हैं, जिसमें ट्रेड को बैलेंस भी किया जाएगा, क्योंकि करंट समय पर अमेरिका इस इंडिया के साथ में व्यापार करने में ट्रेड डेफिसिट वाली कैटेगरी को फेस करता है। तो एक्चुअली में मामला क्या है आपको जानने को मिलेगा। बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी करे गए हैं इस पूरे मीटिंग के दौरान, वो सब जानने को मिलेंगे। देन दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये भी इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर है। पूरा पेपर ही यहाँ पर इन खबरों को लेकर कवर किया गया है। तो अमेरिका पुश करता है और भी बहुत ज़्यादा गहरी डिफेंस डील्स को लेकर कि इंडिया अमेरिका से और भी वेपन्स को परचेज करे, जैसे कि F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट यानी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर यहाँ पे यूएस का ऑफर आ चुका है अपने पास। लेकिन जब हम परचेज करते हैं तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है। वो प्रोसीजर की शुरुआत नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर ऐसा अभी ऑफिशियली परचेज कर रहा है भारत, ऐसा नहीं पता चला है। समझेंगे पूरा मामला क्या है, बेटर तरीके से आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 वेपन्स और हैं जिसको हम साथ में प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। फिर तीसरी खबर अगेन इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर ही अखबार में पब्लिश हुई है। जैसे जैसे दोनों के संबंध आज के समय पे काफ़ी चर्चाओं में हैं, दोनों कंट्रीज एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर बात करती हैं, और एनर्जी पार्टनरशिप के दौरान यूएस के न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है ये भारत के अंदर में बनाए जाएंगे, इसको लेकर बात हो रही है, जिससे इंडिया अपने न्यूक्लियर एनर्जी वाले टारगेट को 2047 तक पूरा कर सकता है। चलिए फिर उसके बाद बात हो रही है स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स के बारे में। तो अभी स्पोर्ट्स के अवार्ड दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में मनु भाकर को यहाँ पर अवार्ड मिला है। वैसे और भी ढेर सारे अवार्ड्स यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट, यंग अचीवर, इंस्पिरेशनल आइकॉन, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर। समझेंगे किन किन को अवार्ड्स यहाँ पर मिले हैं। वनडे एग्जामिनेशन के लिए आप सभी लोगों को ये हेल्प कर सकता है। लेकिन ये सब तो चर्चाएं होती रहेंगी। सबसे पहले आते हैं काम की खबर की तरफ, जो है हमारा एस्टेरॉइड 2024 YR4 के बारे में। सबसे पहली चीज़, एस्टेरॉइड क्या होता है? अंतरिक्ष में जो रॉकी पार्टिकल्स हैं, ऐसे बहुत से रॉकी पार्टिकल्स हैं जो डिफरेंट साइज के हैं, और उनको हम एस्टेरॉइड का नाम देते हैं, जो तैर रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर में। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एस्टेरॉइड्स का साइज बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस होता है, इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि किसी प्लैनेट से अगर टकरा जाए तो उस पर भयंकर इम्पैक्ट डाल सके। इवन एग्जाम्पल डायनासोर्स का, पृथ्वी से डायनासोर्स खत्म हुए बताया जाता है, एक रीज़न था एस्टेरॉइड का पृथ्वी से टकराना, जिसकी वजह से टकराने से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, मैसिव हीट प्रोड्यूस हुआ, तो वो डायनासोर्स यहाँ पर एक पूरी प्रजाति खत्म हो गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये एस्टेरॉइड कितने डिजास्ट्रस हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए, स्पेशली हम जिस पे रह रहे हैं, हमारे अर्थ के लिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल ने डिस्कस किया है कि नासा के साइंटिस्ट
एक एस्टेरॉइड के ऊपर में स्टडी कर रहे हैं, उसका नाम है एस्टेरॉइड 2024 YR4। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, हाल ही में एक YR4 करके चीज़ न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एस्टेरॉइड है। तो इसके ऊपर एनालिसिस करते करते नासा के थ्रू ढेर सारी डिटेल्स हमारे साथ में शेयर की गई हैं, ऑफिशियली पब्लिश की गई हैं। ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स, दर्जनों आर्टिकल इस पर पब्लिश हो चुके हैं, चाहो तो आप सर्च करो आपको मिलेगा। तो ये एस्टेरॉइड YR4 जो है हाल ही में डिस्कवर किया गया एक क्षुद्र ग्रह है। एस्टेरॉइड को हिंदी में शायद क्षुद्र ग्रह कहते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देन अब बाद में अगर आप देखोगे तो बताया ये गया है ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा सकता है और उसके चांसेस लगभग 2.1% के आसपास हैं। 2.1% ये चांस है कि वो टकरा जाएगा। और ये कब टकराएगा? 22 दिसंबर 2032 को। अगर टकराता है तो एक डिजास्ट्रस इम्पैक्ट डालेगा और कौन कौन से कंट्रीज के ऊपर में भयंकर असर पड़ सकता है, उसमें इंडिया भी शामिल है। इसलिए हमारे लिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है 2.1% चांस, बस इतना सा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा कम है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है इस वजह से इसके ऊपर में और अटेंशन दिया गया है। नासा ने थोड़ा सा एक स्पेशल फोकस किया है। अभी मैं आपको कुछ तरीके ही बताऊंगा कि एस्टेरॉइड अगर आ रहा हो किसी प्लैनेट के साइड में तो हम उस एस्टेरॉइड से कैसे बच सकते हैं, इसको लेकर भी हमारे पास में कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है। तो नासा ने यहाँ पर दुनिया भर की जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ में मिलकर काम किया है, और भी बहुत सारी जो एजेंसीज है वो फोकस कर रही हैं कि इस एस्टेरॉइड का एक सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर में। तो रिस्क असेसमेंट को लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं। नासा के साइंटिस्ट ने एक रिस्क कॉरिडोर बना दिया है और ये बोला है अगर 2032 में ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो कौन कौन से देश है जिनके ऊपर में अफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। उसमें है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथियोपिया, सूडान एंड नाइजीरिया। तो कहने का मतलब है इसमें साउथ अमेरिका भी है, साउथ एशिया भी है एंड अफ्रीका भी है। 3 अलग अलग रीजन्स के दोस्तों यहाँ पर ये सभी कंट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जो फाइनल इम्पैक्ट आएगा वो तो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से एस्टेरॉइड आता है और पृथ्वी घूमते घूमते किस स्ट्रक्चर में होती है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना। तो वो तो उस पर डिपेंड करेगा आने वाले समय पर। लेकिन एक जो सटीक प्रेडिक्शन है वो उसके हिसाब से बताया जाता है कि हाँ ये कंट्रीज़ हैं जिस पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर इफ़ बोल रहा हूँ अगर टकराया तो। अब क्वेश्चन ये है इतिहास क्या बताता है कि ऐसे कोई इवेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। डायनासोर खत्म हुए, ठीक है, ये सब हमको पता है पहले, लेकिन उसको लेकर बहुत सारी और भी रिसर्चेस लगातार पब्लिश होती रहती हैं। लेकिन क्या कोई हाल ही का बड़ा ऐसा इवेंट? हाँ बिल्कुल, एक इवेंट जिसकी चर्चाएं होती है जिसको बोलते हैं टुंगस्का इवेंट। ये टुंगस्का इवेंट क्या था, ध्यान से सुनिएगा। यह समय था 1908 का। 1908 में साइबेरिया के अंदर में एक एस्टेरॉइड, ये कितना बड़ा एस्टेरॉइड है जितना अपना ये YR4 वाला है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इतने ही बड़ा साइज का एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। आपको पता है 830 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल खत्म हो गए। ये आपके सामने फोटो है। इतने बड़े हिस्से पर यह इम्पैक्ट पड़ा। कई सालों के बाद में, इवन 100 साल के बाद में भी इस एरिया में पेड़ नहीं उग पाए, वापस से ट्रीज नहीं ग्रो हो पाए। तो एक बहुत ही ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट यहाँ पर यह माना जाता है जिसको नाम दिया गया टुंगस्का इंसिडेंट या टुंगस्का इवेंट। याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ था? साइबेरिया के अंदर में हुआ था। तो ये एस्टेरॉइड कोलिशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ये टकराता है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो तैयारी है हमारी वो पहले से होनी चाहिए। आपको ये भी बताऊंगा हमारी क्या तैयारी है। अगर एस्टेरॉइड आ रहा है क्या हम उसे रोक सकते हैं, है ना, या फिर उसको हटा सकते हैं? कोई तरीका है? हाँ, ऐसे तरीके हैं हमारे पास जो रिसेंटली नासा ने टेस्ट भी किए हैं। अभी समझेंगे उसके बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सर ये YR4 के बारे में हमें पता कब चला? तो इस एस्टेरॉइड को सबसे पहली बार पिछले साल बोलूं या लगभग 1 महीने पहले बोलूं, क्योंकि पिछला महीना जनवरी था और उससे पिछला दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 में नासा का जो एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एटलस के नाम से जानते हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रस्तुत की है और बताया है कि देखिए एक नया ये एस्टेरॉइड है जिसकी वजह से कोई हैजार्डस इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये पृथ्वी से टकराता है। तो क्वेश्चन यह है नासा ने पता कैसे लगा लिया? क्योंकि नासा के टेलीस्कोप अंतरिक्ष में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यहाँ पर इस एस्टेरॉइड को प्रिसाइज तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से ट्रैक किया है, तभी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे शेयर की है। फिर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबिन जॉर्ज एंड्रयूज, इनकी भी चर्चाएं हो रही हैं। ये एक वॉल्केनोलॉजिस्ट हैं जो वॉल्केनोज की स्टडी करते हैं। इन्होंने भी यहाँ पे लोगों को चेतावनी दी है
कि यहाँ पर थोड़ा समय बचा है, 8 ईयर्स बचा है, तो 8 ईयर्स मे बी हमारे लिए इतना इनफ नहीं होगा कि अगर मान लो समस्या थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक ऐसा सिचुएशन, हम यही चाहेंगे ऐसा ना हो, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे एस्टेरॉयड के टकराने की शंका या इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है, तो हमारे लिए इतनी ज़्यादा मजबूत प्रिपरेशन आज के समय पर नहीं है। अच्छा, तो कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे प्रिपरेशन है, हमने कुछ तैयार किया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो ये वोल्केनोलॉजिस्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हमारे पास में काइनेटिक इम्पैक्टर जैसी चीज़ होनी चाहिए जो नासा के डार्ट मिशन से रिलेटेड है। नासा ने अपना डार्ट मिशन टेस्ट किया है, आपको पता है। अच्छा, ये डार्ट है क्या? DART की अपने आप में एक फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा, वो फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें नासा क्या करता है, अपना ये डार्ट मिशन सैटेलाइट भेजेगा और ये सैटेलाइट तेज़ी से जाएगा और मान लो पृथ्वी की साइड कोई इतना बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा है, ये रॉकी ऑब्जेक्ट आ रहा है, इससे टकरा के इसका रास्ता बदल देगा। तो जब मान लो यहाँ पर ये हमारी अर्थ है और ये यहाँ पर ये एस्टेरॉयड है, ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हमने डार्ट मिशन लॉन्च किया, ये सैटेलाइट गया, इस एस्टेरॉयड से टकराया और इसका रास्ता जो ये था वो ऐसे बदल गया, ये इधर से पास हो जाएगा, तो पृथ्वी को प्रोटेक्शन दे दी गई। तो इस तरीके से डार्ट मिशन तैयार किया गया। हमें इससे और भी ज़्यादा सटीक, इससे और भी ज़्यादा मैसिव सोल्यूशन को तैयार करना होगा जो बड़े से बड़े एस्टेरॉयड को टक्कर दे सके, क्योंकि भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती रहेंगी। बस खाली यहाँ पर इस वोल्केनोलॉजिस्ट की साइड से ये कुछ सजेशन दिया गया है जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की हमें ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया एस्टेरॉयड के बारे में आप समझ ही चुके हैं क्या है, रॉकी ऑब्जेक्ट है हमारे स्पेस के अंदर में, और ज़्यादातर देखो पता होना चाहिए हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हैं। एक होती है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट कौन सी है वो आपको ये देखने को मिल जाती है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे है? हमारे पृथ्वी और साथ ही साथ में, सॉरी पृथ्वी कह रहा हूँ, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये आपको दिख रहा होगा, इसको जूम कर देता हूँ, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, इसके बीच से गुजरती है एस्टेरॉयड बेल्ट जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये बात आपको पता है, और अपने अपने जो ऑर्बिट है उस पर भी घूम रही है इस तरीके से, और जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ये सब बातें आपको पता है। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे अर्थ की ग्रेविटेशन है ये यहाँ पर जो है इस तरीके से जो एस्टेरॉयड इसको अपनी साइड में अट्रैक्ट करती है, अपनी साइड में खींचती है। कोई एस्टेरॉयड यहाँ से पास हो रहा है तो अर्थ की ग्रेविटेशन क्या करेगी, वो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अपने एस्टेरॉयड को पृथ्वी की साइड खींच लेगी। तो पृथ्वी की साइड जैसे खींचेगी वो पृथ्वी पे गिरना शुरू हो जाएगा बड़े साइज का एस्टेरॉयड, समझ रहे हैं। तो कई बार यहाँ पर ये जो मून है, हम देखते हैं मून पे इतने सारे गड्ढे होते हैं क्योंकि मून यहाँ पे काफ़ी सारे एस्टेरॉयड से पृथ्वी को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। काफ़ी सारे एस्टेरॉयड आ रहे होते हैं जो सीधा मून से टकरा जाते हैं, पृथ्वी से नहीं टकरा पाते, इसलिए मून पे आपको इतने सारे क्रेटर्स यानी गड्ढे भी आपको नजर आएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो कई बार क्या होता है, मार्स पास से गुजर रहा होता है, ये मार्स की ग्रेविटेशन है वो यहाँ पर खींच लेती है और मार्स इतनी देर में पास हो जाता है आगे, और फिर वो एस्टेरॉयड सीधा यहाँ पे पृथ्वी की साइड में आने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे प्लैनेट के पास में ही एस्टेरॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। इस पूरे बेल्ट के अंदर में बहुत सारे इस प्रकार के क्षुद्र ग्रह प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। इसी प्रकार की बेल्ट जिसमें बहुत सारे और भी रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी एक और बेल्ट है जिसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। लेकिन फ़र्क यह है कि एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स जुपिटर के बीच में है, लेकिन जो कुइपर बेल्ट है वो हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से बाहर है। ये आप देख पाएंगे, ठीक है। नेपच्यून तक ये हमारे प्लैनेट्स हो गए, प्लूटो को हम एज अ प्लैनेट कंसीडर करते नहीं है, तो बाहर यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये बेल्ट है इसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें भी एस्टेरॉयड प्रेजेंट्स हैं। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल सा। आपको एस्टेरॉयड पता चल गया, कुइपर बेल्ट पता चल गया, जो ट्रोजन एस्टेरॉयड्स होते हैं, ट्रोजन्स, ये कहाँ पे होते हैं ज़रा मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत सिंपल सवाल पूछा है मैंने, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, अच्छे समझ में आ चुका है पूरा आर्टिकल। चलिए अब आगे आते हैं अगली खबर की तरफ। लेकिन अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर करना, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको अच्छे से सुन लेना। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला PDF देख ही लिया है, इस PDF में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है हर एक आर्टिकल को लेकर, जैसे अभी कुछ यहाँ पे वेपन आइटम्स हम अमेरिका से परचेज कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ना। ये PDFs आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह भी आप आराम से निकलवा सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं।
आपको कुछ अलग से नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर मुझे ये अलग से लिखना है, न्यूज़पेपर के नोट्स ऐसे बनाने हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाता है, घंटों बच जाते हैं, जिसको आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने स्टैटिक वाले पोर्शन को कवर करने में। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको भी देख लेना, चेक कर लेना मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली जब सेटिस्फाई कर लो तो उसके बाद जाकर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार एक काम तो ज़रूर कर दिया करो, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। करोगे नहीं मुझे पता है वीडियो डिले हो गया है ना, गलती मेरी भी है यार आज। हाँ, वीडियो डिले पे मैं थोड़ा बता देता हूँ यार, इंटरनेट का इशू हो गया। अब मैं लाइव सेशन लेता तो उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग इंटरनेट चाहिए, और वो इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट लेवल का मुझे मिल रहा था। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यार, मुझे अपलोड कैसे करना है अभी नहीं पता, टाइम लग सकता है अपलोड करने में, या कुछ भी हो सकता है देखते हैं अभी कैसे अपलोड करते हैं। रिकॉर्ड हो जाएगा तो कोई ना कोई तरीका निकल ही जाएगा अपलोड करने का। चलो अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे भारत और अमेरिका आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम चलते हैं तो अभी आपको पता है पीएम मोदी इंडिया से जाते हैं फ्रांस के अंदर में। फ्रांस आप देख पाओगे ये है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे फ्रांस का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है मार्सेille। इसको लेकर काफ़ी बात हुई है कि आईमैक कॉरिडोर में इसको हिस्सा बनाया जाए, तो ये न्यूज़ में है, याद रखेगा। फिर वो फ्रांस से सीधा गए यहाँ पर यूएस के अंदर में, ठीक है, ये बगल में ये रहा यहाँ पर यूएस। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जब वो पहुँचते हैं बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, भव्य वेलकम हुआ, अच्छा नज़ारा हमको देखने को मिला, कुछ वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिली हैं, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी के साथ साथ आपको पता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब, ठीक है। फिर उसके बाद में जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे विक्रम मिस्री साहब, ये सब लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, सब पूरा का पूरा डेलीगेशन पहुँचा हुआ है वहाँ पे। अब डिस्कशंस हो रहे हैं कि कैसे भारत और अमेरिका के संबंध को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। आपने देखा होगा सेपरेटली पीएम मोदी ने इलॉन मस्क के साथ में पूरा डिस्कशन, एक मीटिंग रखी है, ठीक है, ट्रंप के साथ में बातचीत हुई है। तो इन बातचीत के दौरान जो रिलेशंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किस प्रकार से पड़ रहा है ये जानना होगा। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता हूँ क्योंकि ट्रंप पहले भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके बाद बाइडन आए थे, देन उसके बाद ट्रंप का ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। अब ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होने वाला है वो भी मैं आपको यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाने वाला हूँ। बहुत अच्छे से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना अगर कर सकते हो तो, ठीक है। अब देखो क्या बात हो रही है, इंडिया और अमेरिका दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स कर लिए हैं और काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर में अग्री कर लिया है। और इन्होंने ये बोला है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया जो है अमेरिका से एनर्जी जो है वो ज़्यादा परचेज करना शुरू करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर है, हम इंडिया ने हाँ बोल दिया है, ठीक है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हम एनर्जी परचेज कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑफर ये क्यों है, उसके पीछे का दोस्तों रीज़न है। रीज़न यह है कि आज भारत व्यापार करता है बहुत सारे देशों के साथ में। जब बहुत सारे देशों के साथ व्यापार होता है हमारा, तो उसमें आप ये देखोगे, फॉर एग्जांपल जब हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं तो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा घाटे में है। घाटा मतलब ट्रेड डेफिसिट, यानी कि चाइना को हम एक्सपोर्ट तो बहुत कम करते हैं लेकिन चाइना से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ में इंडिया ट्रेड जब करता है तो वो ट्रेड सरप्लस में रहता है। ट्रेड सरप्लस आप जानते हैं जहाँ पे हमें कोई घाटा नहीं होता, हमें फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। अब ज़्यादा पैसा बच रहा होता है क्योंकि अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं अमेरिका से, ठीक है। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि जो ये ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्रेड सरप्लस अगर भारत झेल रहा है तो मतलब ट्रेड डेफिसिट को अमेरिका झेल रहा है, अमेरिका घाटे में चल रहा है, ठीक है। इंडिया से वो कम कमा पा रहा है, कम इंडिया को एक्सपोर्ट कर पा रहा है, तो ये चाहते हैं इसको बैलेंस करना। और बैलेंस करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ऑफर दिया कि अमेरिका से एनर्जी परचेज करो। भारत बोल रहा है ठीक है, चलो आगे आके हम एनर्जी परचेज कर लेंगे ताकि जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर लें। पहली बात तो, और पहला मुद्दा यहाँ पे ख़त्म हुआ। दूसरा, फिर उसके बाद ट्रंप ने एक चीज़ को लेकर इंडिया को सपोर्ट किया। दोस्तों, हम 26/11 हमला जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई के अंदर में ताज होटल में, क्या हम उसको भूल सकते हैं? कभी नहीं। 2008 में जो यह हमला हुआ बहुत ज़्यादा दर्दनाक हमला था। इस हमले के अंदर
एक व्यक्ति है जो शामिल था इसको पूरी तरह से रचने में, जिसका नाम है तहवूर राणा। तो तहवूर राणा अभी अमेरिका में है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको एक्सट्राइड किया जाएगा, इसको उठा के इंडिया भेजा जाएगा। हम इंडिया के हिसाब से इसको सज़ा देने वाले हैं। तो बातचीत ये हुई थी कि कब आएगा ये। तो बेसिकली अब पूरी तरह से इसको भी फाइनल किया गया है और बोला जा रहा है ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, ये पहले ही अनाउंस कर दिया था। तहवूर राणा जो है इसको, जो इंडिया में वांटेड है, मुजरिम है, इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है 26/11 हमले के साथ में, इसको भेजा जाएगा भारत। हम अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। दूसरे एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की बात हो गई। अब तीसरा क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट ने कुछ और भी चीज़ें ऑफर की हैं, भारत के लिए एक बड़ी मदद ऑफर की है। क्योंकि आज इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज क्या है, अगर हम पड़ोसी देश के हिसाब से बात करें, दूसरे कंट्रीज़ भी हैं चैलेंज, वो बहुत दूर भी हैं। पड़ोसी देश के हिसाब से बात करें पाकिस्तान, अब पाकिस्तान क्या ही चैलेंज है, उसको टैकल कर लेंगे। चैलेंज है बड़ा, जिसके साथ कंपटीशन की हम बात कर सकते हैं, वो है चाइना। फिलहाल बहुत पीछे हैं हम चाइना के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा पीछे। आप देख पाओगे जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंट समय पर, मैसिव हैं बहुत। तो चाइना के साथ में हमारे बॉर्डर इशू भी हैं। अब सर हम इस बॉर्डर इशू को कैसे रिजॉल्व करें? अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैं मदद करूंगा, मैं हेल्प ऑफर करूंगा और इंडिया को यहाँ पर बॉर्डर इशू में सपोर्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिया है, सॉरी यूएसए है, ये भी चाइना के अगेंस्ट में है। इस मामले में चाइना इंडिया बॉर्डर इशू में वो इंडिया को सपोर्ट करने वाले हैं, ये हमको दिख रहा है, ठीक है। फिर और क्या बात हुई? फिर बात होती है जब डिफेंस के टर्म्स में, तो यूएसए ने ये बोला है कि इंडिया को हम 5th जनरेशन का फाइटर जेट दे रहे हैं, और वो कौन सा है? F-35। तो ट्रंप का ऑफर आ चुका है कि भारत F-35 परचेज कर लो। एक तरफ रशिया का ऑफर है हमारे पास में Su-57। यहां पे हम दुविधा में फंस चुके हैं, रशिया का Su-57 परचेज करें या ट्रंप का F-35 परचेज करें। अब अगर हम मुझसे पूछोगे तो शायद रशिया का Su-57 हमको परचेज करना चाहिए। रीज़न, क्योंकि Su-57 फिर भी चीपर है दोस्तों, ज़्यादा सस्ता है अमेरिका के F-35 के कंपैरिजन में। हैं तो दोनों 5th जनरेशन के फाइटर जेट ही ना, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। Su-57 परचेज कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, सस्ता मिलेगा। रशिया के साथ में हमारा डिफेंस रिलेशन वैसे भी मजबूत है। अमेरिका से हमने और भी कई सारे जेट्स परचेज कर रखे हैं, तो जेट्स पे जो डिपेंडेंसी है एक पर्टिकुलर कंट्री पे कम हो जाएगी, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकेंगे हम। फिलहाल अभी देखते हैं क्या है। अभी ट्रंप का ऑफर आया है बस, और मैं आपको बता दूं इसको लेकर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, इन्होंने ये बोल दिया है कि देखिए 4 घंटे जब ये मीटिंग चली है, तो इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई डिफेंस आइटम परचेज किया जाता है तो वो सीधा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि हाँ हम परचेज कर रहे हैं। उसके पूरे का पीछे प्रोसीजर होता है, बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, कमेटियाँ बैठती हैं, डिसीजंस लेते हैं, देन उसके बाद में फाइनल अप्रूवल मिलता है। तो इसमें इन्होंने बोल दिया है कि देखिए अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है अभी तक कि हम ये F-35 परचेज करने वाले हैं। यूएसए का ऑफर है, हम देख रहे हैं उस ऑफर को, सिंपल सी बात है। अब देखिए उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूएस और इंडिया से कुछ जॉइंट स्टेटमेंट भी है। ये तो आपने दिखाया कि हाँ किस तरीके से यूएसए के ऑफर भारत के लिए हैं। अब जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों कंट्रीज ने फोकस किया है कि हाँ भारत और अमेरिका दोनों मिलकर डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मल्टी कॉपरेशन, पीपल टू पीपल रिलेशंस, इन चीज़ों को इंप्रूव करने के ऊपर में एक स्पेशल फोकस करने वाले हैं। दोनों के दोनों जो साइट्स यहाँ पर होने वाले हैं, दोनों अपने व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, और हेडिंग ही हमारा ये है कि 2030 तक दोनों कंट्रीज अपने बायलैटरल ट्रेड को, व्यापार को दुगना कर देंगे। दुगना मैसिवली यहाँ पर बताया जा रहा है, 2030 तक $500 बिलियन के आसपास व्यापार को पहुँचाया जाएगा, और $500 बिलियन का व्यापार पहुंचाना, इसके लिए दोनों कंट्रीज ने मिशन शुरू किया है, मिशन 500, समझ जाना। तो प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, इनका एक पहला मीटिंग हुआ ओवल ऑफिस के अंदर में, जहाँ पे दोस्ती को लेकर बहुत सारी बातचीत हुई। पीएम मोदी यहाँ पर ट्रंप को बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो डिस्कशंस हैं या किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रंप को लेकर बातचीत है वो यहाँ पर समझाते हैं। देन उसके बाद में और भी डिस्कशन होते हैं। ट्रंप का एक ऑब्जेक्टिव है, क्या है? मागा। मागा आपने सुना होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप का कहना है बाइडेन के समय पर अमेरिका को मतलब ज़्यादा ही हल्के में ले लिया सबने, तो अमेरिका को वापस से ग्रेट करना है, तो उसके लिए ट्रंप आवश्यक है। दूसरी तरफ इंडिया यहाँ पर लेकर चलता है अपना विकसित भारत। तो पीएम मोदी ने बताया है कि कैसे मागा और विकसित भारत यानी डेवलप्ड कंट्री, ये जो थीम है कैसे आपस में सिमिलर थीम है। इंडिया का भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना, विकसित देश बनाना 2047 तक, और यहाँ पे ट्रंप सोच रहे हैं अमेरिका को ग्रेट बनाना, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा ये डिस्कशंस होते हैं। देन उसके बाद अब आता है मेन मुद्दा, विच इज़ टैरिफ। अब ये क्या है? ट्रंप ने यहाँ पे दोस्तों खुला पहले भी बोल दिया है, इंडिया
का जो टैरिफ है ये अनफेयर है एंड प्रॉब्लमेटिक है। ये पहले ही ट्रंप बोल चुके हैं। मामला क्या है, जैसे मैंने बताया, भारत अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो फ़ायदे में होता है। तो फ़ायदे में होता है तो हम बहुत सारा जब सामान परचेज कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर हमने टैरिफ लगा रखा है, यानी टैक्सेस लगा रखे हैं। जब टैक्स लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट इंडिया में आके ज़्यादा महंगा हो जाता है। समझ रहे हैं? इसकी वजह से व्यापार में अमेरिका को ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा। तो ट्रंप कहते हैं इंडिया जो टैरिफ लगा रहा है ये अनफेयर है एंड प्रॉब्लमेटिक है, और इसके बदले में इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। वो क्या है? ट्रंप बोलते हैं अब हम शुरू करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। ये क्या चीज़ है? रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब टैरिफ के बदले टैरिफ। आप टैरिफ लगाएंगे हमारे ऊपर, हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू करेंगे। यह है प्रॉब्लम। अब ये जो मीटिंग है ना, यहीं पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पीएम मोदी मैनेज कर पाते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो मेंटेन रहे, अमेरिका टैरिफ ना लगाए इस नेगोशिएशन के अंदर में, तो मैं कह सकता हूँ फिर हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। नहीं तो फिर आने वाले समय पर और भी बहुत सारे टैरिफ लगने वाले हैं। तो ट्रंप वैसे अग्री कर चुके हैं। ट्रंप ने ये बोला है कि हमें बस कल ही जो घाटा हो रहा है व्यापार में, हमें वो बैलेंस करना है, वो कम करना है। तो ट्रंप बोल रहे हैं इस व्यापार को हम लोग थोड़ा बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, अमेरिका का ऑयल एंड गैस भारत को बेच सकते हैं। तो ट्रंप यहाँ पे बोल चुके हैं डेफिसिट को कम करो या अमेरिका का ऑयल एंड गैस परचेज कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑयल ट्रेड थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत होता रहेगा। इंडिया की डिमांड्स यहाँ पे पूरी होती हुई चलेंगी, ये हमको नज़र आ रहा है। फिर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि इंडिया अपने एनर्जी परचेज को यूएसए से बढ़ा सकता है, क्योंकि पिछले साल हमने $15 बिलियन का ये एनर्जी परचेज किया था। तो इस बार आने वाले भविष्य में लगभग $25 बिलियन तक हम परचेज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे व्यापार स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पे कुछ और भी डिस्कशन किए। जैसे इन्होंने कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बात की है। ये कॉम्पैक्ट क्या है? कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, 21st सेंचुरी के लिए बड़ा फ्रेमवर्क, बड़ा रेगुलेशन, जहां पे दोनों देश मिलकर डिफेंस कॉपरेशन पे बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत आज ये भी देख रहा है कि अमेरिका से P-8I मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट खरीदा जाए। मैं बता चुका हूं, इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं पिछले कुछ समय पर। P-8I एयरक्राफ्ट कौन सा एयरक्राफ्ट है? ये वो एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, जो बेसिकली यहाँ पे समुद्र की सुरक्षा कर सकता है। समुद्र के ऊपर में निगरानी रखने के लिए वर्क किया जाता है। ये हमने पहले भी परचेज कर रखे हैं। ऑलरेडी भारत के पास में 12 P-8I एयरक्राफ्ट्स हैं। हम अभी 6 और परचेज करने के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, जो यूएसए से परचेज किया जाएगा। ये सब कहानियां हैं जो डिस्कस हो चुकी हैं। अब दोस्तों एक मैटर अभी भी रुक रहा है। वो क्या है? एक इंजन, जिसको बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन। देखिए, F414 इंजन की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, और ये हमारे लिए ज़्यादा सही नहीं है। रीज़न एक्चुअली क्या है? हमने ये सोचा था कि हम अमेरिका से जो ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है ना, ये हम परचेज कर रहे हैं। लेकिन ये इस इंजन में हमने ये बात की है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास में इस इंजन की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, और फिर इस इंजन का हम इस्तेमाल करेंगे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 में, यानी तेजस का अपग्रेडेड वर्जन जो है MK2, उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस पर कोई भी बातचीत, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो देखते हैं भाई इसके ऊपर क्या थोड़ा सा नया स्टेटमेंट आता है या किस तरीके से एग्रीमेंट किया जाता है। तो दोनों साइड्स ने मिलकर ये निगोशिएशन करने शुरू कर दिए हैं। प्रॉब्लम हमारे लिए टैरिफ वाला सिचुएशन होगा, देखेंगे कैसे अपनाया जाता है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि मामला है क्या। याद रखिएगा आर्टिकल थोड़ा लंबा था, इस वजह से मैंने थोड़ा डिटेल्स एक्सप्लेन किया है। आपके पास में 2 टॉपिक्स और हैं, दोनों टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। ये टॉपिक भी रेलिवेंट है। अब जैसे F-35 के बारे में तो अब आपको पता चल गया है, इतना पढ़ा चुका हूँ कि आप किसी को भी पढ़ा दोगे हाँ क्या है ये सब चीज़ें। 5th जनरेशन का फाइटर जेट, जो कि बेसिकली यहाँ पर यूएसए की साइड से ऑफर किया गया है। यूएसए जोर डाल रहा है इंडिया पे कि इंडिया ज़्यादा डिफेंस डील्स करे, अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स को परचेज करे। ये करोड़ों रुपए की डील ऐसे यहाँ पर ट्रंप अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इससे क्या होगा, यूएसए का मिलिट्री सेल बढ़ेगा, इंडिया थोड़ा और डिपेंडेंट बनेगा अमेरिका के ऊपर में। अब अमेरिका का मोस्ट एडवांस है ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि अब की बार एरो इंडिया के अंदर भी इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को मंगाया गया था, याद है नहीं? ये फोटो उसी एरो इंडिया वाले प्रोग्राम के समय का है। लेकिन वही चीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया विक्रम मिस्री साहब बोल चुके हैं कि अभी तक कोई भी फॉर्मल प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, तो ये मत सोच लेना कि हाँ वाकई में हम अमेरिका से F-35 परचेज कर रहे हैं। आगे जो होगा वो समय बताएगा। अब हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये देना होगा
किस चीज़ के ऊपर में, जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है इस पर ज़्यादा डिपेंडेंस ना दिखाएं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आइटम्स हम अमेरिका से परचेज कर रहे हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। दोनों लीडर्स ने मिलकर यह अनाउंस किया है कि कुछ नए प्रोक्योरमेंट्स करेगा भारत, और प्रोक्योरमेंट के साथ साथ को प्रोडक्शन भी करेगा। यानी आपस में दोनों देश मिलकर प्रोडक्शन करने वाले हैं कुछ चीज़ों का। कुछ चीज़ों बेसिकली दो चीज़ हैं जिसको हम साथ में मिलकर बनाने वाले हैं, जिसमें से एक है आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और दूसरा है स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। ये दो चीज़ें होंगी जो भारत और अमेरिका साथ में मिलकर बनाएंगे। याद रखिएगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और दूसरा है स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है क्योंकि F-35 के बारे में वेरियस टाइम्स में आपको पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा सा आपको यहां पे जोर देना होगा किस चीज के ऊपर में, स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल के ऊपर, और साथ ही साथ में जैवलिन ATM के बारे में, जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। अब आइए मैं आपको बताता हूं क्या है मामला। जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल क्या है। पहले हम बात करेंगे स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में, जो अमेरिका का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टैंकर सिस्टम है, जिसको अमेरिका ने काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इस्तेमाल भी किया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह टैंक आपको नज़र आता है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, नाम से ही पता चल रहा है आपकी आर्मी के सपोर्ट के लिए इस व्हीकल को तैयार किया गया है। इसकी रेंज है 483 किलोमीटर, स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें मशीन गन का इस्तेमाल किया है। ग्रेनेड भी इससे लॉन्च किया जा सकता है, हाई अटैक किए जा सकते हैं। इवन इसमें हल सिस्टम का यूज़ किया गया, HULL। HULL का मतलब क्या है? हाई हार्ड स्टील स्पॉल लाइनर RPG प्रोटेक्शन है इसमें। जैसे होता क्या है ना, जो हमारे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, जिसको हम लैंड माइंस कहते हैं, ज़मीन के अंदर में लैंड माइंस लगा दी जाती हैं। दुश्मन के टैंकर्स को अगर रोका जा सकता है तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? ज़मीन में आप लैंड माइंस को लगा दो, टैंक आएगा, लैंड माइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो विस्फोट हो जाएगी, आपका टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तरीका होता है। लेकिन ये टैंकर इस तरीके से बनाया गया है कि उस लैंड माइंस के विस्फोट को वो झेल सकेगा। उसके अगेंस्ट में इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है, तो ये टैंक इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू अदर टैंक्स। फिर इसमें क्रू की बात करते हैं तो 2 क्रू बैठ सकते हैं, 9 मैन इन्फेंट्री स्क्वाड बैठ सकता है, 9 लोग बैठ सकते हैं, 2 चलाने के लिए बैठ सकते हैं। इसका वेट है 17,236 kg के आसपास का। ठीक है, ये है वो व्हीकल जिसको परचेज करने के लिए, जिसको हम साथ मिलकर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके ऊपर हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया क्या इसको टेस्ट वगैरह कर चुका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सितंबर अक्टूबर 2024 में ऑलरेडी लद्दाख में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि हमें यह तैनाती लद्दाख में करना है। पहाड़ी इलाकों में हमें यह तैनात करना है, क्योंकि हमें वहीं पे सपोर्ट चाहिए अगेंस्ट चाइना और पाकिस्तान। तो इसकी टेस्टिंग हो चुकी है हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में, लगभग 13,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे। इसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी आर्मी हेडक्वार्टर को सबमिट कर दिया गया है। अब उस रिपोर्ट्स के आधार पे ये डिस्कस किया जाएगा कि हमें ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल परचेज करना है या नहीं। चलिए आगे आते हैं। फिर दूसरा है आपका जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्योंकि ये तो टैंकर इन्फेंट्री व्हीकल टैंकर जिसको हम परचेज कर रहे हैं, दूसरा जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो परचेज क्या कर रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हमने अमेरिका को सीधा सीधा बोल दिया है, सर इसका एक बार वापस से रीडिमॉन्स्ट्रेशन कर दो। ये ऐसी होती है मिसाइल जिसको आप कंधे पर रख के दाग सकते हैं और दुश्मन के टैंकर्स को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती हैं, इसको किसने बनाया है? अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन और रेथोन ने मिलकर इसको डेवलप किया है। इसके फीचर्स क्या हैं? आप इसको दागो और छोड़ दो, अपने आप यहाँ पे अपने टारगेट को हिट करेगा, सटीक तरीके से टारगेट को हिट कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा हल्का है, पोर्टेबल है, कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, कंधे पर रख के इसको दाग सकते हैं। लेकिन इसका परफॉर्मेंस भी भारत ने देखा। जब टैंक का परफॉर्मेंस देखा था तो हमने इसका भी ट्रायल करवाया। जब ट्रायल करवाया तो हम लोगों ने यहाँ पर यह देखा कि जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था, जैसा हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे थे कि हाँ बहुत ज़्यादा शानदार होगा, वैसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट की है अमेरिका से, सर डिमॉन्स्ट्रेशन को एक बार रिपीट कर दो और एक बार और परफॉर्मेंस हमें अच्छी तरीके से दिखा दो। खुश होते हैं तो परचेज करेंगे, वरना आगे देखा जाएगा। परचेज क्या करेंगे? साथ में मिलकर को प्रोडक्शन करेंगे, मिलकर साथ में बनाएंगे। साथ में मिलकर बनाने से बहुत फायदे होंगे दोस्तों। एक तो हमारे पास में देखो दोनों चीज़ें अगर हम साथ में मिलकर बनाते हैं, व्हीकल भी आ रहा है, टैंकर्स भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ में हमारे पास में ये एंटी टैंक सिस्टम भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ऐसे एंटी टैंक सिस्टम है, लेकिन इतने ज़्यादा थोड़े से मतलब इतने अपग्रेडेड नहीं है, तो हम यहाँ पे इस वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम और अमेरिका साथ में मिलकर को प्रोड्यूस करेंगे।
तो जब प्रोडक्शन साथ में होगा तो इस डील में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो भारत की जो कंपनी है उसको टेक्नोलॉजी मिलेगी और वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे भविष्य में और इसके फर्दर डेवलपमेंट्स कर सकता है। तो इंडिया में यहाँ पर और डेवलपमेंट हो गए तो हम मेक इन इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव है उसको प्रमोट कर सकते हैं और जो डायरेक्ट इंपोर्ट है फिर उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, फिर बना के हम सीधा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन सब चीज़ों से दोस्तों इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है, जो पार्टनरशिप है, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। ठीक है, जो डिफेंस कोलैबोरेशंस है वो यहाँ पर मजबूत होंगे क्योंकि इतिहास में बहुत सारे वेपन्स को लेकर हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर डील कर चुके हैं, जिसमें अपाची है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, MH-60R हेलीकॉप्टर्स हैं, F414 इंजन है, इसको लेकर यहाँ पे अग्रीमेंट्स हो चुके हैं, आपको ये पता है। ड्रोन्स वगैरह को लेकर अग्रीमेंट कर रखे हैं। तो इससे क्या होगा और आगे दोनों देशों के जो संबंध है वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। बाकी जो यहाँ पर इंडिया है ये मांग करता है कि भाई देखिए, हमें जो चाइना की जो मिलिट्री एजर्टिवनेस है जो जैसे बढ़ रहा है, हमें उसको काउंटर बैलेंस करना है। उसको काउंटर करने के लिए यह जो तरीका है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, इसको हम मैनेज कर पाएंगे। फिर जो लोकल असेंबली है उससे बहुत सारी, क्योंकि जब आप अपने देश में इसको बना लेंगे तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगे, इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर इसमें ढेर सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे भारत को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डेवलप करना होगा, कॉस्ट को देखना होगा, खर्चा कितना आएगा, हो सकता है मैसिव कॉस्ट आए तो हमारे लिए वो महंगा पड़ सकता है ना। फिर हम लोग और भी भविष्य में बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। हम अभी अमेरिका से जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका ट्रायल रिपीट करके मांग रहे हैं कि दोबारा भाई एक ट्रायल दिखा दो, तो दोबारा यहाँ पर ट्रायल दिखाएंगे। आप देखेंगे कि भाई रिपीट ट्रायल में इंडिया मतलब इससे इम्प्रेस होता है या नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से यहाँ पर ये परचेज़ किया जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों आपके सामने है, जहाँ पे बोला जा रहा है देखो एनर्जी को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप हो रही है और इसी पार्टनरशिप के दौरान यूएस ने, मतलब जो अमेरिका अपने न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल करता है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल जाती है, एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिससे कोई प्रदूषण ना हो रहा हो। समझ रहे हैं? तो एज अ एनर्जी पार्टनरशिप की जब हम लोग बात करते हैं तो यूएस के डिज़ाइन हुए हुए न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत में बनाए जाएंगे, इसको लेकर भी यहाँ पे एक अग्रीमेंट हुआ है। तो यूएस इंडिया दोनों मिलकर अग्री कर चुके हैं कि हम आपस में मिलकर 123 सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और अमेरिका के न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो यूएसए में डिज़ाइन हुए हैं उसको भारत में बनाया जाएगा। इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएगी। और ये डिस्कशंस जब पीएम मोदी यूएसए के विजिट पर गए उसके बाद यहाँ पर ये अनाउंसमेंट होता है। फिर यहीं पर एक पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा चर्चाओं में जिसको बोल रहे हैं ट्रस्ट पार्टनरशिप। ये ट्रस्ट को लेकर भी थोड़ा बहुत नोट क्रिएट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ट्रस्ट का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। तो ट्रस्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो अग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप जो है इसको भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है, जहाँ पे दोनों देश मिलकर, दोनों सरकारें मिलकर कोऑपरेट करेंगी, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगी, कुछ और इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको यहाँ पर डेवलप करने वाली हैं, है ना। जो ये ट्रस्ट होने वाला है, ये जो अग्रीमेंट है, ये अमेरिका इंडिया के बीच का जो टेक्नोलॉजी को लेकर एक और इनिशिएटिव है ना जिसको बोलते हैं ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस कर देगा। तो अमेरिका के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इसी इन्वेस्टमेंट से हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर की एक इंडस्ट्री लगाने वाले हैं इंडिया में, जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्कशन बाइडन के साथ में पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं। सितंबर 2024 मैंने थंबनेल भी लगाया था, पढ़ाया था। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की जब बात आती है तो हम आज के समय पर क्वाड को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आईमैक कॉरिडोर को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है। I2U2 ग्रुप है जिसमें इंडिया, इजराइल, US, UAE है। ठीक है, इसको ग्रुप को लेकर बोला जा रहा है कुछ नए इनिशिएटिव्स मार्केट में आने वाले हैं, तो नए इनिशिएटिव अनाउंस करे जाने वाले हैं। तो आने वाले कुछ साल ट्रंप और साथ ही साथ में US को लेकर और स्पेशली इधर भारत को लेकर बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे, बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हमें आगे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी आपको पता है ट्रंप ने बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स है वो इंडिया भेज दिए हैं। इंडिया के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है बट इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। पीएम मोदी खुद यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं कि हमारी सरकार ने फुली एक्सेप्ट किया है, फुल्ली तैयार हैं कि हाँ वो अगर बिना डॉक्यूमेंट के अमेरिका पहुँच चुके हैं जैसे तैसे इलीगल रास्ते से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उनको भेजना होगा वापस। यहाँ पर वो इंडिया लेकर आए जा रहे हैं। दूसरा प्लेन भी यहाँ पर कल आ चुका है, आपको पता है, और भी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर आया गया है अमेरिका से इंडिया। चलिए
अब बात आती है स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स के बारे में। तो इस अवार्ड को जब हम डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं लास्ट ईयर जो भी परफॉर्मेंस रहे हैं उसके आधार पे। जैसे बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड है कि ऐसा सबसे अच्छा राज्य जिसने बहुत बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, उस कैटेगरी में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स को लेकर मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। बेस्ट कंपनी जिसने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, रिलायंस इंडस्ट्री। बेस्ट पीएसयू जिसने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। चेयरपर्सन्स कौन कौन से हैं, है ना, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो स्पोर्ट्स है फॉर सोशल गुड्स को लेकर जो चेयरपर्सन की चॉइस है वो है डाउनटाउन हीरोज एफसी। फिर स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, स्पोर्ट स्टार ध्यान में रखना, खेल को लेकर जो सबसे बड़ा स्टार रहा है मेल कैटेगरी में वो है पीआर श्रीजेश। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में, ये मेल कैटेगरी है पीआर श्रीजेश, फीमेल कैटेगरी में मनु भाकर जी को मिला है, याद रखिए। फिर स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर का अवार्ड मिला है जय शाह को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नॉन ओलंपिक स्पोर्ट की बात हो रही है। अब जैसे मनु भाकर को ओलंपिक के लिए ये मिला है, नॉन ओलंपिक यहाँ पर स्पोर्ट्स वेमेन का अवार्ड मिला है दिव्या देशमुख को। स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर की हम लोग बात करें जो पैरा स्पोर्ट है, पैरा स्पोर्ट में अवनी लेखारा को मिला है। और स्टेट टीम ऑफ ईयर यानी स्टेट्स की जो टीम है तो मुंबई रणजी टीम को यहाँ पर यह अवार्ड मिला है। नेशनल टीम की बात करते हैं, नेशनल टीम ऑफ द ईयर कौन सी रही है, तो इंडिया की मेन चेस टीम और इंडिया की वेमेन चेस टीम यहाँ पर ये नेशनल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड लेकर गई हैं। यंग अचीवर की बात करते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं कोई यंग अचीवर मेल कैटेगरी में वो है पार्थ मान, और यंग अचीवर फीमेल की कैटेगरी में वो है नेहा सांगवान, जिनको ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है गुरबुख सिंह को और मैरी डिसूजा को, ठीक है। इंस्पिरेशनल आइकॉन का अवार्ड मिला है पीवी सिंधु को। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, एक ट्रिब्यूट टू चैंपियंस यहाँ पर दिया गया है, तो वो उसमें यहाँ पर जो ट्रिब्यूट दिया गया है वो ये 3 चैंपियंस आपको देखने को मिलेंगे, नवदीप सिंह, हरविंदर सिंह, अवानी लेखरा। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्समैन में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो स्वप्निल कुसाले को यहाँ पर यह अवार्ड मिला है। और स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट की हम बात करेंगे तो मनु भाकर को यहाँ पर यह अवार्ड मिला है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोच ऑफ द ईयर में जसपाल राणा को यह अवार्ड मिला है। तो ये कुछ यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टार के अवार्ड से जो रिसेंटली अनाउंस करे गए हैं जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ये डिटेल्स दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं था, जो भी इन्फॉर्मेशन था सब निचोड़ निचाड़ के सब आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।